Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में आज हम लोग फाइनली जो रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था हमारा उसे आज सम अप करेंगे, ख़त्म करेंगे हम लोग। आज कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि पॉपुलेशन बचा हुआ है, पॉपुलेशन के कंट्रोल के मेजर्स बचे हुए हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे और आज ही इस चैप्टर को सम अप करेंगे। क्लियर है ना? तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, आज का वीडियो में भी थोड़ा लंबा जाए। क्लियर है? क्योंकि मैं सोच रहा था इसे 2 पार्ट में एक्चुअली बना दूं, लेकिन सारे पॉइंट्स रिलेटेड है ना एक दूसरे से, तो इसे एक वीडियो में ही कवर करना सही होगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा हो जाए वीडियो तो क्या करोगे, आप स्प्लिट करके 2 दिनों में आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करना एक बार में ही देखने का, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इसमें सारा चीज़ सम अप करेंगे हम लोग। सो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं एज यूजुअल कि पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। सो हेडिंग लगाओगे यहाँ पे पॉपुलेशन। तो लिखोगे यहाँ पे पॉपुलेशन refers to the number of individuals, the number of individuals of a particular species occupying a particular geographical area। यानी देखो, पॉपुलेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल मीन्स एक, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तुम एक इंडिविजुअल हो। सो एक इंडिविजुअल मतलब कितना उसका नंबर है ना, उसी को ये डिफाइन करता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज का। फॉर एग्जांपल हमारा स्पेसीज है ना होमो सैपियंस, दैट इज सैपियंस स्पेसीज है हमारा। तो सैपियंस का मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तुम एक इंडिविजुअल हो, और भी लोग एक एक इंडिविजुअल हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अगर मैंने एरिया मान लिया इंडिया, इंडिया को एक एरिया मान लिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया मान लिया, तो इंडिया में होमो सैपियंस कितने हैं, ये इसका क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। इसी तरीके से हम किसी दूसरे का भी पॉपुलेशन देख सकते हैं, किसी भी स्पेसीज का। सो यही बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। और ये जो पॉपुलेशन टर्म है ना, ये बेसिकली हम ह्यूमन के ही केस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ही हमने शुरू से ही ह्यूमन को देखा था। क्लियर है ना? ये बेसिकली ह्यूमन पे ही तो बेस्ड चैप्टर है। शुरू में तो कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह थे, एसेक्सुअल प्रोडक्शन था, लेकिन फिर बेसिकली ह्यूमन का ही देख रहा है। और पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसका करना है, हमें ह्यूमन का ही तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है ना। क्लियर है? तो हम बेसिकली ह्यूमन पे ही बातें करेंगे। तो पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसीज ऑक्युपाइंग ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। अब सुनो, पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या है, ये तो डिफिनीशन हो गया। हम आते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे अब, और यहाँ देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या क्या है। ओके, और फिर जब कारण समझ जाएंगे ना, तो उससे होने वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे, और फिर उसे हम मतलब कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दोगे यहीं पे, लिख लो कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना, इसका मेन कारण क्या है, जरा सा इसको देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो कारण है, लिखोगे इलिटरेसी। सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब समझते हो ना, असाक्षरता, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो रहा है उसी को ना इलिटरेट बोलते हैं। तो इलिटरेसी रेट मतलब जिस भी एरिया में क्या है, कम है, वहां पे देखोगे ऐसे भी पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, लोगों को पता नहीं है कि मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं। क्लियर है ना?
तो इसीलिए इलिटरेसी सबसे मेन कारण है हमारे कंट्री में, सबसे मेन कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का इलिटरेसी। क्लियर है ना? तो हमें जैसे ही इस इलिटरेसी को खत्म करेंगे तो ये फिर लगभग सही हो जाएगा। और इसीलिए तो चल रहा है ना, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान और क्या क्या चलता है ना, ताकि लोग साक्षर हो सके और ताकि उन्हें पता चल सके। क्लियर है ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या क्या बैड एडवांटेजेस हमारे सोसाइटी पे, हम पे पड़ता है और उसे कंट्रोल किया जा सके। ओके, सो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा लिखोगे डिजायर फॉर मोर वर्किंग हैंड्स। देखो, खास करके ये भी बेसिकली पॉइंट ना इलिटरेट पीपल पे ही लागू होता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते ना सही से, उनका ये मानना होता है कि ज्यादा बच्चे होंगे ना तो वो हमारे काम में हाथ बटाएंगे, है ना, कि मतलब 10 साल 12 साल तक बस करना है उन्हें, देखना है, उसके बाद वो हाथ बटाने लायक हो जाएंगे। तो क्लियर है? तो इस डिजायर के चलते भी वो क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यही ना। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है हमारा। तीसरा लिखोगे डिजायर फॉर सन। अच्छा, ये वाला सन नहीं, ये वाला सन है ना, एसियन सन नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही डिजायर हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिजायर फॉर सन। अब ये कैसे बढ़ा रहा है भाई पॉपुलेशन को? अगर किसी को डिजायर हो ही रहा है बेटे का, है ना, उसे बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए, तो ये पॉपुलेशन को कैसे बढ़ा रहा है? तो समझो इस बात को, देखो प्रॉब्लम कहाँ होता है वो समझो। वैसे अब तो ये काफी हद तक सुधर चुका है ना, लेकिन पहले जब आप बचपन में सुनते होगे या कभी पूछना अपने पेरेंट्स से, पहले का कंडीशन और भी ज्यादा मतलब वर्स्ट था। तो देखो होता क्या है समझोगे, कि जैसे मान लो कोई एक कपल है, अब उस कपल का मान लो फर्स्ट चाइल्ड हुआ। ओके, अब फर्स्ट चाइल्ड मान लो कि लड़की हुई। क्लियर है ना? तो वो क्या होंगे, अब अगला बच्चा उन्हें लड़का चाहिए होगा, और अगर अगला बच्चा फिर से लड़की हो गई तो फिर से अगला लड़का चाहिए होगा। तो समझ रहे हो, यानी वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है ना, कि उन्हें एक लड़का चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल यही होता है ना कि मतलब लड़का ही होगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बोथ आर इक्वल, बोथ क्या है, इक्वल है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़कियां भी बहुत मतलब हद तक आगे जा सकती है, इनफैक्ट जा भी रही है ना। अब तो हमारा देश का कंडीशन बहुत कुछ सुधर भी चुका है। क्लियर है ना? तो इसलिए आगे जा भी रही है लड़कियां, और जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। ओके, हो रहा है ना एक्स्ट्रा एक दो। अब तुम ये सोचो, तुम अगर इसे कम नंबर मत समझना कि एक ही तो बढ़ गया क्या हो गया, तुम एक फैमिली के बारे में सोच रहे हो, जरा पूरे फैमिली के बारे में तो सोचो, अपने ही कंट्री में। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे फिर से पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना। तो ये भी एक कारण हो गया। इसके बाद एक लास्ट लिख लेना, नंबर फोर्थ, डिक्लाइन इन डेथ रेट। देखो मृत्यु दर जो है ना, ये भी कम रहा है। अब मृत्यु दर कैसे कम रहा है? तो एडवांसमेंट आ रहा है ना हमारे अंदर, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी, हम नए नए मशीन आविष्कार कर रहे हैं, डॉक्टर नए नए आ रहे हैं, एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड, है ना, उनके पास भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और इन सारे मतलब हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से क्या हो रहा है कि मरने का जो रेट है ना वो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर है? लेकिन समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अभी जा ही रहा है, तो उसी को तो कंट्रोल करना है हमें। क्लियर है? तो हमने कंट्रोल, चलो डेथ रेट को तो कुछ हद तक कर भी लिया है, क्योंकि पहले क्या होते थे, कुछ नॉर्मल बीमारी से भी ना लोग मर जाते थे, लेकिन अब क्या है, नहीं मरते हैं, उनके पास उतना हेल्थ फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है कि वो बच जाते हैं। ठीक है ना? तो डेथ रेट कमने से भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचोगे कि सर डेथ रेट कमने से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डेथ रेट को बढ़ा देते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। डेथ रेट कम रहा है ना, ये तो एक तरह से हमारे प्रोग्रेस की निशानी है। आ रहा समझ में, कि हमारा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है। जहाँ प्रोग्रेस होगा वहाँ डेथ रेट ऑलरेडी कम होगा। क्लियर है? क्योंकि वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज होंगे अच्छे अच्छे। लेकिन हमें इस पे कंट्रोल नहीं करना है। हाँ, ये एक कारण तो है, लेकिन हमें इस पे नहीं कंट्रोल करना है कि डेथ रेट बढ़ा देना है, बल्कि हमें और सब चीजों पे कंट्रोल करना है। क्लियर है ना? लेकिन हाँ, ये भी एक कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का। ओके, अब ये सब समझ गए। अब जरा सा एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर चलेंगे हम कंट्रोल पे। ओके,
तो क्या करो, इधर स्पेस नीचे इतना, चलो इतने में आ जाएगा, लिख लोगे। लिखना है यहाँ पे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन leads to a number of problems in a country, and besides all efforts made by the government, even the basic requirements of all the citizens are not getting फुलफिल। क्लियर है ना? मतलब समझो कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगा ना, मतलब बहुत ज्यादा, क्लियर है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में। और गवर्नमेंट कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, इवन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, चाहे तो चाहो तो यहाँ तुम यहाँ पे लिख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यहीं पे लिख दूं मैं, लाइक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, एटीसी, है ना। आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के मैंने एग्जांपल बता दिए। ऑफ ऑल द सिटीजन्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, तो इवन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि मिलना ही मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। ये किसकी वजह से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। so there is a need to control the growth of population, clear है ना? so there is a need to control the population explosion and it can be achieved by family planning, clear है ना? तो यहीं पे लिख लेना नीचे, बस एक लाइन लिखना है, यहाँ पे लिख लो, so there is a need to control the growing population, क्लियर है ना, ताकि जो भी हमारे नीड्स है वो पूरे हो सके। इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसे इरेज करता हूं अब, और अब देखेंगे कि आखिर इसे हम कंट्रोल करेंगे कैसे, ठीक है ना। यहां तक तो हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम होने वाला है और हमें इसे इससे बचना है, यानी कि इसे कंट्रोल करना है। अब देखेंगे कि कंट्रोल करेंगे कैसे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पॉपुलेशन कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय फैमिली प्लानिंग, क्लियर है ना। फैमिली प्लानिंग से हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब ये फैमिली प्लानिंग क्या है? देखो, फैमिली प्लानिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल सा, किसी भी फैमिली में जो साइज है, फैमिली का साइज। अब फैमिली का साइज का मतलब क्या समझते हो? फैमिली का साइज का मतलब हो गया कि वहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, क्लियर है ना। तो किसी भी फैमिली का साइज डिसाइड करना ही कहलाता है फैमिली प्लानिंग, ओके। तो इसमें लिख लेना, लिखोगे इस तरीके से, एक हेडिंग बना लो एक्चुअली, है ना, एक हेडिंग बना लो, फैमिली प्लानिंग, ओके। तो लिखोगे इसमें, इट इज अ प्रोग्राम टू लिमिट
द साइज ऑफ फैमिली, कैसे भाई? तो बाई प्रिवेंटिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। क्लियर है ना? अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना, क्लियर है ना? इसी को कॉन्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना ही, रोक कर ही बेसिकली हम फैमिली के साइज को लिमिट कर सकते हैं कि हाँ इतने मेंबर्स होने चाहिए एक फैमिली में। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा ना, हम दो हमारे दो, है ना? कि दो हैं तो दो ही बच्चे करेंगे, ताकि साइज क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है ना? क्लियर है? फिर अगले जनरेशन में फिर से वो दो, ठीक है? तो इस तरीके से बेसिकली कि भाई प्रिवेंटिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकेंगे हम। अब इसे ना तुम दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हो, चिल्ड्रेन बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। क्लियर है ना? तो इसी स्टेटमेंट को मैंने एक लाइन में यहाँ पे समझा दिया कि चिल्ड्रेन हो कैसे, तो चॉइस, जब चॉइस हो कपल का तो, क्लियर है ना? नॉट बाई चांस, क्लियर है ना? कि ऐसा ही नहीं कि बाई चांस बस हो गया, ठीक है? और फिर लोग बस ब्लेम कर रहे हैं ऊपर वाले को, है ना? तो ऊपर वाले को ब्लेम नहीं करना है। चिल्ड्रेन शुड बी बाई चॉइस, बाई आवर चॉइस, है ना? बेसिकली कपल का, नॉट बाई चांस, ठीक है? कि हाँ चांस से नहीं हो गया और फिर बस ब्लेम कर रहे हैं ऊपर वाले को। चलो ये समझ गए आप। अब देखो एक बात समझो कि ये हम लोग अचीव कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो एक चीज तो ये समझ गए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना है। अब हमें समझना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकते कैसे हैं। आ रहा समझ में? अनवांटेड प्रेगनेंसीज तो समझ रहे हो ना? जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब क्या हुआ कि एक कपल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, ठीक है? अब लेकिन वहां पे उसे बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है ना? नॉर्मली तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बच्चे तो होने ही है, नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, लेकिन उसे वहां पे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, क्लियर है? So, उसी को बेसिकली हमें कंट्रोल करना है, दैट इज बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो उसी को हमें रोकना है, ओके? तो देखते हैं किस तरीके से इसे अचीव करेंगे हम। इतना समझ में आया ना? तो इसमें लिखोगे, इसी में लिख लेना एक्चुअली, इट इज ऑल्सो known as birth control और फर्टिलिटी कंट्रोल। क्लियर है ना? अब देखो हम देखेंगे बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स हैं। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? सो हेडिंग बनाओगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। यहां से अब हमारा मेन बायो का पोर्शन शुरू हुआ। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? अभी तक ना हम सोशल साइंस पढ़ रहे थे, है ना? कि फैमिली फैमिली प्लानिंग करना है हमें, फैमिली को आगे मतलब बड़ा नहीं बना लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हमारा गवर्नमेंट इतना काम करेगी फिर भी नहीं सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो पाएंगे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगे। तो बेसिकली सोशल साइंस पढ़ रहे थे नहीं। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हुआ हमारा, तो यहाँ से बिल्कुल ही ध्यान दोगे। अभी तक आपने नहीं भी ध्यान दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेथड्स देख लो बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लिखोगे बैरियर मेथड, दूसरा लिखो केमिकल मेथड, तीसरा लिखो IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, बताऊंगा आगे, ठीक है ना? और चौथा लिख लो सर्जिकल, यू है सर्जिकल मेथड। तो ये चार मेथड्स हमें एक एक करके बारी बारी से पढ़ने हैं, ठीक है ना? आप क्या करो, जल्दी से इतना नोट कर लो। इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग बैरियर मेथड से और खत्म करेंगे सर्जिकल मेथड पे। और बाकी बीच में जो कुछ भी पॉइंट्स आएंगे, जो एग्जांपल्स आएंगे, उसे याद करते चलोगे। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बतला दूंगा पहले ही, क्लियर है ना? इसे नोट करो। तो
इतना हो गया होगा, इसे इरेज कर देता हूं और हम लोग देखेंगे बैरियर मेथड, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग लगा लोगे यहाँ पे, नंबर 1, बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बेसिकली देखो नाम से समझो, बैरियर, बैरिकेड समझते हो, बैरियर का मतलब अगर नहीं समझते हो तो सीधा समझो एक रुकावट। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में। अब देखो ये रुकावट बेसिकली करेगा क्या, बैरियर मेथड काम कैसे करता है उसका प्रिंसिपल समझो। करता क्या है ना कि जैसे देखो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म ओवम का मिलना जरूरी है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, इतना तो तुम्हें पता है। अब बैरियर मेथड क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक बैरियर बना देगा किसी भी तरीके से, ओके। और इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और फिर स्पर्म जो है वो ओवम से मिल नहीं पाएगा, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से बैरियर मेथड काम करता है। ये बेसिकली करता क्या है, स्पर्म के एंट्री को इनटू द फैलोपियन ट्यूब में जाने से, स्पर्म को इंटर करने से रोक देता है, आ रहा है समझ में। और इस तरीके से जब स्पर्म इंटर ही नहीं कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन तो होने की बात ही नहीं है ना। क्लियर है। और बैरियर मेथड में बेसिकली दो चीजें हमें पढ़नी है बाय यूजिंग, द फर्स्ट वन इज कॉन्डोम एंड द सेकंड वन इज डायफ्राम। क्लियर है ना, तो इन दो चीजों को यहाँ पे समझाता हूँ। तो पहले लिख लो, इसमें लिखोगे, चलो ब्लैक से लिख देता हूँ। दिस मेथड prevents fertilization by preventing the sperm to enter into the fallopian tube। समझ गए यहाँ पे। ये मेथड क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो ये क्या करेगा, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोकेगा। क्लियर है ना, आगे लिखना है इसी में। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ, देखो इसमें क्या क्या यूज होता है, तो सबसे पहला लिख लोगे, दैट इज condoms, and number 2 डायाफ्राम। क्लियर है ना। अब इन दो को एक एक करके देखते हैं कि ये दो हैं क्या, ठीक है। सो इसमें छोटा सा हेडिंग लगाओगे, कॉन्डोम्स, लिखोगे इसमें these are tubular latex sheath worn over male copulatory organ। मेल कॉपलेटरी ऑर्गन क्या है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पेनिस है। ब्रैकेट में चाहो तो पेनिस लिख सकते हो। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस। क्लियर है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम मेल कॉपलेटरी ऑर्गन पे ये पहना जाता है। बेसिकली है क्या, तो एक लैटेक्स का एक सीथ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसे पहना जाता है मेल कॉपलेटरी ऑर्गन पे। और करेगा क्या, तो जैसे ही इजैकुलेशन होगा ना, यानी कि जब स्पर्म बेसिकली सेमेन निकलेगा मेल बॉडी से, तो वो इसी लैटेक्स के सीथ में ही रह जाएगा, यानी वो फीमेल बॉडी में नहीं जा पाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मतलब स्पर्म जो है वो ओवम से नहीं मिल पाएगा। क्लियर है ना। और इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए। इसमें एक पॉइंट और लिखना जिससे कि अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वो ये लिख लोगे नोट बना के, द यूज ऑफ condoms also prevents from STDs। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, इवन एड्स, है ना। STDs
लाइक एड्स। क्लियर है ना? तो ये हमें एड्स से भी बचाएगा। क्लियर है ना? तो ये जरूर याद रखना, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा मेथड है जो कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो बचाता ही है, साथ ही साथ मतलब भयंकर बीमारी जो कि एड्स है ना, उससे भी बचाता है। एंड द आंसर विल बी कॉन्डोम्स या बैरियर मेथड में कॉन्डोम। क्लियर है ना? तो ये समझ गया। दूसरा लिख लोगे इसी में आप, डायफ्राम। These are tubular sheath with flexible metals at margins and are kept over the cervix during the intercourse। अच्छा, अब ये तो नहीं पूछोगे ना कि सर मेल में या फीमेल में, क्योंकि सर्विक्स फीमेल में ही होता है, मेल में थोड़ी ना सर्विक्स होता है। सर्विक्स याद करो तुम, डायग्राम याद आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो तुम्हारा यूट्रस के नीचे जो क्या टैपरिंग हो गई थी, उसी को तो सर्विक्स बोल रहे थे ना। क्लियर है ना? जो बेसिकली एक पैसेज होगा जो कि यूट्रस में फिर इंटर करेगा। तो ऐसे ही तो जाता है ना, पहले वेजाइना, फिर सर्विक्स, और सर्विक्स होते हुए यूट्रस, और यूट्रस होते हुए फेलोपियन ट्यूब, और उसी को हमें जाने से रोकना है, तो इससे भी रोका जा सकता है। क्लियर है ना? तो इन दोनों ने किया क्या, इन दोनों ने एक रुकावट पैदा किया, एक बैरियर बनाया। आ रहा समझ में? और इस बैरियर ने क्या किया, स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक दिया। क्लियर है ना? और इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसीज का हमने क्या किया, कंट्रोल किया। तो ये हमने ये पहला मेथड देखा बर्थ कंट्रोल का या फर्टिलाइजेशन कंट्रोल का, इसे नोट करो। फिर दूसरे मेथड पे चलते हैं, ठीक है? इतना हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, बैरियर हो गया ना, केमिकल देखेंगे, है ना? तो दूसरा मेथड देखेंगे, फिर आईयूसीडी और फिर सर्जिकल। सर्जिकल तो बस छोटा सा है, कोई नहीं, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो नंबर 2 लगाओ, केमिकल मेथड। तो लिखोगे यहाँ पे, these methods either destroys the sperm or causes hormonal imbalance in females to alter the maturation of ovum और इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तो पता है ना तुम्हें, क्योंकि देखो कोई भी नया टर्म आता है तो मैं बतला देता हूँ, और इम्प्लांटेशन मैंने पीछे बता रखा है। इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल। क्लियर है ना? इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब देखो ये कर क्या रहा है, तो ये या तो स्पर्म को ही मार रहा है, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो स्पर्मिसाइड्स होंगे, स्पर्मिसाइडल होंगे, स्पर्म को ही किल कर देगा। समझ रहे हो ना? सारा कहानी ही खत्म। पिछले वाले ने तो चलो उसे प्रिवेंट किया था जाने से, ये क्या कर रहा है, मार ही रहा है उसे। क्लियर है ना? तो ये चीज हो गया। और कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर फीमेल में देखो, फीमेल में जो भी प्रोसेस चल रहा था तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन था। याद आ रहा है? इवन सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का भी, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया था तब भी हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे थे, प्रोजेस्टेरोन। याद आ रहा है? तो ये क्या करेगा केमिकल मेथड, एक तो स्पर्म को मार सकता है। क्लियर है ना? दूसरा क्या कर सकता है कि फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स के जो बैलेंस बने हुए हैं ना, उसे इम्बैलेंस कर सकता है, यानी उसे
डिस्टर्ब कर सकता है। अब इस डिस्टर्बेंस से क्या होगा, इस डिस्टर्बेंस से या तो जो मैचुरेशन हो रहा था ओवम का वो नहीं हो पाएगा सही तरीके से, या फिर जो इम्प्लांटेशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा सही से। क्लियर है ना? तो इन सारे मतलब एप्लीकेशंस के थ्रू, ऐसे प्रोसेसेस के थ्रू भी बर्थ कंट्रोल अपनाया जा सकता है, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। और तो इसमें सबसे पहला लिखोगे, यानी पॉइंट बना के लिख लो बेसिकली, इसमें ना ओरल पिल्स आते हैं। ओरल पिल्स क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। ओरल पिल्स मतलब ऐसे पिल्स जिसे बाई माउथ हमें खाना होगा। क्लियर है ना? बेसिकली फीमेल को खाना होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे पिल्स मतलब यहाँ पे दवाई समझो, ठीक है ना, मेडिसिन ही समझो। सो यहाँ पे लिखोगे दे कंटेन्स certain hormones which prevent the maturation of ovum in the ओवरी। ये ओवरी में ना ओवम के ही मैचुरेशन को रोक देगा, यानी जब एग ही मैच्योर नहीं करेंगे तो आगे कितना भी स्पर्म क्यों ना आ जाए, फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होने वाला है। आ रहा है समझ में आपको? तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे एक आता है तुम्हारा सहेली करके, है ना? सहेली करके एक टैबलेट आता है। बेसिकली ना ये एक पत्ता टैबलेट होता है, उसमें बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं। ये फीमेल को एट ए रेगुलर इंटरवल खाना पड़ता है, पूरे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए कि कब ब्लीडिंग फेज चल रहा है, कब कौन सा फेज चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए टैबलेट्स लेने होते हैं। उसमें बेसिकली काउंटिंग भी होता है, नंबर 1 2 3 4, वो अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल खाना होता है, ताकि बॉडी में एक तो नॉर्मल चेंज होगा, उसे ये एबनॉर्मल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एग ही मैच्योर नहीं कर पाएगा। तो जब तक फीमेल पिल्स पे होगी, ये इस वाले पर्टिकुलर पिल्स पे, तब तक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है तो भी यहाँ पे प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहेगा। लेकिन फिर जैसे ही पिल्स लेना छोड़ देगी ये फीमेल, तो फिर से उसका बॉडी नॉर्मल हो जाएगा और फिर से वो मतलब प्रेगनेंसी एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये बेसिकली उन कपल्स के लिए होता है जो कि मतलब सर्टेन टाइम के लिए बेबीज नहीं चाहते हो, बाद में भी चाहते हो, ठीक है? तो ये हो गया एक मेथड। दूसरा लिखेंगे इसमें, दूसरा लिखना यहाँ पे फिर से पॉइंट बना के लिख लो, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। फिर से ये भी बेसिकली दवाई ही होंगे, टैबलेट्स ही होंगे। ये लेकिन देखो इसमें क्या है, ये समझना थोड़ा स्पेशल केस है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो पिल्स है ना, इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स लिया जा सकता है फीमेल के द्वारा। क्लियर है ना? इट कैन बी टेकन इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट बेसिकली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। तो इसमें लिख लेना, अ, ऐसे लिख लो, दे कैन बी टेकन even after the sexual intercourse and it prevents, किसे रोकेगा, तो इम्प्लांटेशन को रोकेगा। क्लियर है ना? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लो, जैसे एक तुम्हारा आता है आईपिल के नाम से, है ना? दूसरा तुम्हारा आता है T72 के नाम से, ठीक है? इधर भी देखो एक और लिख लो एग्जांपल, सहेली था, एक माला डी के नाम से आता है, ठीक है ना? तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे याद रखोगे। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में स्पेशल क्या है कि इट कैन बी टेकन इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन ये देखो ये नॉर्मली लेना पड़ता है, इंटरकोर्स के पहले भी। ये तो नॉर्मल डे वाइज फीमेल बेसिकली लेती है। क्लियर है ना? जिसे हम ओरल पिल्स बोलते हैं, ये डेली का केस चलता है। तब तक उस ओरल पिल्स पे फीमेल अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे ही पिल्स लेना छोड़ देगी फिर से वो नॉर्मल हो जाएगी। ओके, ये समझे? और एक लास्ट में लिख लोगे, एक लास्ट पॉइंट बना के लिख लेना, सम जेलीज फोम्स और
vaginal pills are also taken to prevent unwanted pregnancies. ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो जेलीज हो गए, फोम्स हो गए, या फिर वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स वो पिल्स जो वेजाइना के थ्रू लिया जाएगा, क्लियर है ना। तो ये सब क्या करते हैं ना, ये सब बेसिकली स्पर्मिसाइडल होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, तो स्पर्मिसाइडल। तो इसमें चाहो तो बस एक पॉइंट लिख लेना, दीज आर, दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहां लिख देता हूं, दीज आर स्पर्मिसाइडल इन नेचर। स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या हुआ, विच किल्स द स्पर्म। क्लियर है ना। तो देख रहे हो, ये ऊपर के जो दो हैं वो हार्मोनल चेंजेस करके बचा रहा है, ठीक है, और ये क्या है, तो ये तो मार ही रहा है, ठीक है। तो ये इतना समझ गया। अब इसे भी नोट करो, इसके बाद तीसरा देखेंगे, दैट इज आईयूसीडी, वही है ना, तो नोट करो इसे। इसे इरेज करता हूं, और अब देखेंगे हम तीसरा नंबर, दैट इज आईयूसीडी। आईयूसीडी बेसिकली क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना। यानी कुछ डिवाइस होंगे बेसिकली, प्लास्टिक के होंगे, मेटल्स के बने होंगे, है ना, और वो क्या होगा कि यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, और वही बेसिकली प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसी से। आईयूसीडी बेसिकली उन कपल्स के लिए होते हैं जो जैसे मान लो प्लान कर रहे हैं कि अभी फिलहाल 2 साल 3 साल बच्चे नहीं करने, उसके बाद फिर करना है, क्लियर है ना। सो उनके लिए होता है ये आईयूसीडी, ठीक है। आईयूसीडी एक बार लगवा लो डॉक्टर के हेल्प से, क्लियर है ना, फीमेल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, तो उसके हेल्प से लगवा लो फीमेल में, और फिर तब तक के लिए क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, भले ही कितने भी इंटरकोर्स होते रहें। लेकिन फिर उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसे उसके बाद फिर उसे रिमूव भी करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है उनका बॉडी, और फिर से वो नॉर्मल प्रेगनेंसी एक्वायर कर सकते हैं। तो नंबर तीसरा लगाएंगे, है ना, नंबर तीसरा लगाओ, आयु सीडीज, क्लियर है ना। इसका फुल फॉर्म लिख लोगे सबसे पहले तो, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देखो नाम से ही समझ लो, इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर लगेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकने वाला हो, कॉन्ट्रासेप्शन समझते हो ना, और डिवाइस, डिवाइस तो डिवाइस होता है भाई, है ना, ये भी कुछ डिवाइस होगा। तो लिखना है इसमें, these are these are certain devices made of प्लास्टिक्स के बने हो सकते हैं, और कुछ मेटल्स के बने हो सकते हैं, certain metals which are fitted in the uterus to prevent the fertilization। और ये क्या करेगा, तो जब तक बॉडी में रहेगा ना, तब तक ये फर्टिलाइजेशन को रोकता रहेगा। इतना समझ में आया आपको। एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ इसके, लूप्स लिख लो, स्पाइरल रिंग्स लिख लो, और एक सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉपर टी, ठीक है ना, यही पूछा जाता है अक्सर, कॉपर टी, ठीक है ना। तो ये सभी लिख लिए। अब देखो इसमें बेसिकली हमसे पूछा जाएगा कॉपर टी के बारे में, ठीक है ना, तो कॉपर टी के बारे में एक अलग से पॉइंट बना के लिख लेना, द
copper tea provides ionized copper which prevent implantation। तो कॉपर टी से बेसिकली आयोनाइज्ड कॉपर निकलते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल निकलते हैं कॉपर के, क्लियर है ना, जो कि क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। ओके, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद लिखेंगे तीसरा हो गया ना हमारा, इसके बाद लिखते हैं नंबर फोर्थ। फोर्थ हमारा क्या था, सर्जिकल मेथड, नहीं तो सर्जिकल मेथड में समझोगे, सर्जिकल मेथड बेसिकली परमानेंट मेथड है कि जब ऐसे कपल्स भी होते हैं ना जिनके 2 बच्चे मान लो हो गए, 3 बच्चे हो गए और अब उन्हें फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहिए, दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, है ना, परमानेंट वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना चाहते हैं, सो दे कैन गो फॉर सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बेसिकली परमानेंट मेथड होता है। तो लिखोगे यहाँ पे दीज आर permanent methods of बर्थ कंट्रोल। और इसके भी टाइप्स होते हैं, है ना, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। द नंबर 1 is vasectomy and the number 2 is ट्यूबेक्टोमी। अब दोनों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो, फिर इरेज करके मैं नेक्स्ट में बतला दूंगा। देखो, वैसेक मीन्स वॉसा डिफरेंस, ट्यूबेक मीन्स फैलोपियन ट्यूब। अरे समझ में, कंफ्यूज हो जाओगे, उल्टा कर दोगे आंसर। तो फिर से मेरी तरफ याद करो जैसे मैं बतला रहा हूँ। वासा डिफरेंसिया, ये देखो वॉसा डिफरेंसिया, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो वॉसा डिफरेंसिया दिखेगा, है ना, और यहाँ पे देखोगे तो फैलोपियन ट्यूब दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, फैलोपियन ट्यूब दिखेगा। तो वॉसा डिफरेंसिया को कट कर दिया। टॉम मतलब कट करना, टॉम मीन्स टू कट, समझते हो ना, जैसे एटम जिसको और नहीं काटा जा सके, एटम, क्लियर है ना, तो ऐसे ही टॉम का मतलब ही होता है टू कट। तो वॉसा डिफरेंसिया को कट कर दो, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दो और कट करके फिर से टाइड कर दो, क्लियर है ना। तो समझ रहे हो ना, आगे का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। बताता हूँ इसे डिटेल में, अभी फिलहाल बस इतना याद रखना, वॉसा डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब, इसे जल्दी से नोट करो, फिर इन दोनों को बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इतना इरेज करता हूँ और चलता हूँ अब लास्ट पॉइंट पे, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो क्या है, मतलब इसी सर्जिकल मेथड में ही 2 बच गए हैं ना, तो उन्हीं 2 को लिखेंगे। तो इसी पे पहला लिखोगे वैसेक्टोमी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इट इज डन इन मेल्स। ये किसके लिए है, तो मेल के लिए है, क्योंकि वॉसा डिफरेंस किस में आता है, मेल में आता है। मैंने याद तो करवाया आपको, क्लियर है ना, वॉसा डिफरेंस कहाँ आता है, तो मेल में आता है। ओके, समझ रहे हो ना इसे। इसके बाद देखोगे इसमें करते क्या है, तो लिखोगे ड्यूरिंग द वैसेक्टोमी both vasa difference are blocked by cutting a small piece of it and stitching the rest। क्या किया इसमें, दोनों ही वॉसा डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया गया। कैसे भाई, तो उसका एक छोटा सा पीस काट लिया गया और बाकी को स्टिच कर दिया गया। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे देखो मान लो एक वॉसा डिफरेंस इधर से आ रहा है, दूसरा वॉसा डिफरेंस ऐसे इधर से आ रहा है। इस वॉसा डिफरेंस में मैंने एक कट लगाया,
ठीक है, ऐसे समझो। चलो पूरा डक्ट ही बनाकर मैं बताता हूँ। ये वॉसा डिफरेंस है, दो वॉसा डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो इसमें देखो मैंने छोटा सा पीस काट के हटा दिया और बाकी को क्या किया, इधर स्टिच कर दिया और इधर स्टिच कर दिया। आ रहा है समझ में। तो ये देख रहे हो। अब इससे क्या होगा, इससे मान लो जो स्पर्म आ रहा था, ठीक है ना, या इसी से जो स्पर्म आ रहा था, ओके। सो ये जो स्पर्म आ रहा था अब यहीं तक आ पाएगा ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहीं तक आ पाएगा ना, यहाँ तक आ पाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और जब वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो फीमेल बॉडी में भी नहीं जा पाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो एक मेल है जिसमें वैसेक्टॉमी हो रखा है, तो क्या जब वो कॉपुलेशन करेगा तो क्या सीमेन निकलेगा या नहीं निकलेगा उसके बॉडी से। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि इजैकुलेशन होगा या नहीं होगा, इजैकुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो देखो इजैकुलेशन में क्या निकलता है, स्पर्म के साथ साथ से मतलब वो फ्लूइड सेमेन प्लाज्मा, जिसे एक साथ सेमेन बोलते हो। आ रहा है समझ में। तो देखो अगर एक बॉडी में वैसेक्टॉमी हो रखा है तो दैट इज वॉसा डिफरेंस को हमने कट किया है। अब वॉसा डिफरेंस के आगे भी तो आते हैं ना ग्लैंड्स, क्लियर है ना। इवन जहां से ग्लैंड जुड़ते हैं ना उसके पहले ही कट करते हैं हम। इतना समझ में आया। तो अभी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों के सिक्रीशंस आएंगे और वो पेनिस के थ्रू निकलेगा। दैट इज सीमेन तो निकलेगा लेकिन इट विल बी विदाउट स्पर्म। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि द पर्सन विल रिलीज या इजैकुलेट सीमेन बट द सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म। वहां पे स्पर्म का प्रेजेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी के तो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस निकलेंगे ना। तो इतना समझ गए। तो ये समझ गए ना आप। तो इसने किया क्या, इसने स्पर्म के एंट्री को रोक दिया है ना। सो सिंपल सा लिख लेंगे इसमें, लिख लो ऐसे करके, it prevent the entry of sperm into the सीमेन। स्पर्म की एंट्री को सीमेन में मतलब जाने से इसने क्या कर दिया, तो रोक दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो, नोट बनाकर लिख सकते हो। ए मेल having vasectomy, ए मेल विथ वैसेक्टोमी लिख लो, है ना। ejaculate semen during the intercourse but the semen is without sperm। क्लियर है ना, सेमेन में स्पर्म का प्रेजेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। तो वैसेक्टोमी हो गया। अब देखो वैसेक्टोमी समझ गए तो ट्यूबेक्टोमी तो खुद से समझ गए होगे। तो दूसरा पॉइंट बनाते हैं हम लोग, ट्यूबेक्टोमी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, दो पॉइंट तो यहीं से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बस उसी को देख के लिख लेना। इट इज डन, कहाँ किया जाएगा, इन फीमेल्स। क्लियर है ना। अब यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग द ट्यूबेक्टोमी both fallopian tubes are blocked by cutting a small piece and stitching the rest। क्लियर है ना। अब ये देखो, ये जो कटिंग किया जाएगा ना, कहाँ पे किया जाएगा वो भी समझ लो। जहां है ना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसके पहले ही कट किया जाएगा। क्लियर है, ताकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास
जो ओवम है ना वो पहुंच ही ना पाए, उसे पहले ही रोक दिया जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? तो ये हो गया। तो इसमें क्या लिख लोगे, ये क्या प्रिवेंट करेगा? इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मैच्योर एग इनटू द fallopian tube up to the site of fertilization। फर्टिलाइजेशन का जहां पे साइट है ना, वहां तक जो मैच्योर एग है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? इतना समझ गया? इसे नोट करो पहले। तो इसे इरेज करता हूं अब। तो यहाँ तक समझ गए, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी दोनों चीजें समझ गए। अब देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट समझ लेना, इस फैलोपियन ट्यूब यानी ट्यूबेक्टोमी के केस में, ट्यूबेक्टोमी के केस में अगर पूछा जाए कि क्या इस फीमेल में जिसमें ट्यूबेक्टोमी हो रखा है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, द आंसर विल बी यस, नॉर्मली चलेगा। क्लियर है ना? क्योंकि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली इसे कट होने से कुछ उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे ही ओवम रिलीज हुआ फैलोपियन ट्यूब में तो आ ही रहा है, हाँ बस साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं जा रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन ही रहा है, उधर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सब कुछ तो चल ही रहा है, तो लाइनिंग बार बार बनेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि बार बार लाइनिंग ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे अब देखो पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन में फेट ऑफ ओवम दो थे कि या तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है या तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जब ट्यूबेक्टोमी हो रखा है तो अब फेट ऑफ ओवम सिर्फ एक ही बचा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलेगा ही, मेंस्ट्रुएशन चलेगा ही नॉर्मल। क्लियर है ना? इतना समझ गए। अब देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का एक अलग तरीका, मतलब एक अलग भी मेथड है, दैट इज कॉल्ड अबॉर्शन। ठीक है? हाउएवर अबॉर्शन इज बैन इन इंडिया। क्लियर है ना? समझते होगे अबॉर्शन को बैन कर दिया गया, क्यों कर दिया गया वो भी समझाता हूँ। तो इसे क्या करो, एक नोट बना के लिख लो, है ना, दैट इज अबॉर्शन। अब देखो एबॉर्शन क्या होता है। ठीक है? एबॉर्शन समझोगे, एबॉर्शन का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन का जो कुछ भी प्रोडक्ट है उसे बाई यूजिंग सम मेडिसिन, क्लियर है ना, या फिर बाई सर्जरी बेसिकली, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि वो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है वो कितने समय से वहां प्रेजेंट है, यानी वो जो बेबी है, वो फीटस है, एम्ब्रियो है, जो भी तुम बोल रहे हो उसे, वो कितने दिन का है, इस पे डिपेंड करता है एबॉर्शन का अलग अलग मेथड। क्लियर है ना? तो यहाँ समझो एबॉर्शन बेसिकली यूज किया जाता था फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए हमारे कंट्री में, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि मतलब लोगों को बेटा चाहिए, है ना, बेटी चाहिए नहीं। तो पहले के का केस क्या था ना कि वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करवा लेते थे कि अंदर जो मदर के जो पेट में प्रेजेंट है वो बच्चा लड़का है या लड़की है। अब अगर उसे पता चल गया कि वो एक गर्ल चाइल्ड है, तो उसे मतलब पेट में ही अबॉर्शन यानी एबॉर्शन टेक्निक अपना देते थे। क्लियर है ना? तो इस एबॉर्शन के थ्रू क्या होता था, गर्ल चाइल्ड का बेसिकली एक तरह से तुम समझ लो मर्डर ही हो रहा था। क्लियर है? एंड दैट कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड फीमेल इनफेंटिसाइड। जो फीमेल फीटस होती है उसे मदर के ही पेट में मार देना ही कहलाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्लियर है? और ये बेसिकली वही करते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। क्लियर है ना? तो एक चीज तो ये हो गया, तो इसीलिए इस एबॉर्शन वाले प्रोसेस को बैन कर दिया गया इंडिया में। क्लियर है ना? आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे ऐसे कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे में पकड़ा गए हो जो एबॉर्शन करने में मतलब कि लगे हुए हो, उनकी मतलब इवन डिग्री भी चली जाती है। ये बहुत ही बड़ा केस बनता है इसका एबॉर्शन का अगर पकड़े गए तो। ठीक है ना? तो इतना समझे आप। लेकिन अभी भी राइट नाउ अभी भी एबॉर्शन कुछ कुछ केसेस में लीगल है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ केसेस में लीगल है, तो देखो कैसे केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ही अगर सजेस्ट करेगा एबॉर्शन के लिए तभी ये लीगल है। ओके? ऐसा ही नहीं कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर बोल दिया कि हाँ एबॉर्शन करवा लो, हो गया, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? फिर उसे भी जाना पड़ेगा जेल, और जो करवाता है उसे भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब समझो कि ये लीगल कब होगा। तो जैसे देखो अभी हमारे पास
मतलब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि हम ना पेट के अंदर जो बच्चा प्रेजेंट है उसमें हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स तो नहीं है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स बेसिकली समझ लो जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर जो मदर से बच्चे में ट्रांसफर होता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, रहने दो उसे। तो अगर कोई ऐसा डिजीज है जो इनक्यूरेबल है, इनक्यूरेबल मीन्स जो ठीक नहीं हो सकता है, यानी बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी उसे पूरा जिंदगी उस पर्टिकुलर बीमारी से जूझना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ इवन ऐसे डिजीजेस होते हैं ना जो कि लीथल भी होते हैं, सर्टेन एज के बाद, टीनेजर के जाने के बाद वो इंसान मरने वाला ही है, कंफर्म 100% गारंटी। तो इन सारे केसेस में, यानी ऐसे बीमारी में हमें पता चल जाए कि उस बच्चे में है जो कि इनक्यूरेबल है, तो अगर कोई हाईली स्पेसिफाइड डॉक्टर, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर अगर लिख के देता है तो उस केस में अबॉर्शन प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये समझे? तो बस इतना ही बताना था बेसिकली। और एक केस होता है बेसिकली कि जैसे तुम सुनते होगे ना, बहुत सारे केसेस, रेप के केसेस सुनते होगे, क्लियर है ना? तो अगर रेप केस में अगर मतलब किसी लड़की के साथ रेप हो रखा है और उस कंडीशन में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस केस में भी अगर डॉक्टर, बेसिकली इस केस में तो डॉक्टर लिख के देगा ही, तो अगर वो डॉक्टर देता है तो वहां पे भी अबॉर्शन प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो इन दो कंडीशन में अबॉर्शन अभी भी लीगल है, अदरवाइज इलीगल है अबॉर्शन, क्योंकि अबॉर्शन हाईली प्रैक्टिस किया जा रहा था फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए। तो बस इतना ही लिखोगे, पॉइंट बना के लिख लेना, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाई अबॉर्शन। क्लियर है ना? अब देखो, ये तो समझ गए एबॉर्शन मीन्स क्या, तुम चाहो तो लिख सकते हो एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग आउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये भी समझो कि ये एक सर्टेन टाइम तक ही किया जाता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ना एबॉर्शन जानलेवा हो जाता है उस पर्टिकुलर फीमेल के लिए। क्लियर है? तो एक सर्टेन टाइम तक ही एबॉर्शन वैलिड होता है, मतलब कि सही होता है कि वहां तक अगर एबॉर्शन हो सके तो फिर ठीक है। ये समझे? इसी के बाद लिख लोगे, दिस टेक्निक however have been used for female infanticide। क्लियर है ना? सो it has been banned in our country। ठीक है? however, however abortion can be done in the following situation, in the following cases। पहला केस क्या होगा? if the fetus has some incurable diseases। क्लियर है ना? और दूसरा लिख लोगे, if the pregnancy occurs as a result of रेप।
क्लियर है ना। सो ये 2 पॉइंट्स हो गए, बस इसमें इतना ही था। तो ये सारे मेथड्स हो गए तुम्हारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के। बैरियर मेथड हमने देखा, केमिकल मेथड देखा, हमने कुछ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी देखे, और उसके बाद हमने एक सर्जिकल मेथड देखा, और ये कुछ अलग से हमने नोट्स देख लिया। क्लियर है, इसे जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद देखेंगे कुछ डिजीजेज होते हैं जो कि जिसे हम एसटीडीज बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें बस मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसे रट लेना है। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ उसे रट लेना है, तो वहां पे टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, बस लिस्ट बनाऊंगा, आपको रटना है। इसे जल्दी से नोट करो, बस आज का लेक्चर लगभग खत्म हुआ। ठीक है ना। तो देखोगे अब यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, बस इसे नोट कर लोगे, है ना, थोड़ा सा समझ लोगे। STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये होते क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज विच आर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, अलग अलग पैथोजेंस हो रहे हैं, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। देखो, इन्फेक्शियस है तो वैसे भी डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में तो जाएगा ही, लेकिन कैसे जाएगा? तो थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्लियर है ना, आर कॉल्ड STDs। अब एग्जाम्पल्स है, जैसे देखो, सबसे पहला है गनोरिया, जो कि हो रहा है किससे? निसेरिया गोनोरिया से, और ये क्या है? तो एक बैक्टीरिया है, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। तो सेकंड इज सिफिलिस, इट इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज। हो कहाँ से रहा है? ट्रिपैनोमा पैलिडम। द नेक्स्ट इज जेनाइटल वॉर्ट्स, ये एक वायरल डिजीज है बेसिकली, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर है ना, इससे हो रहा है। तो देखो, वायरस से हो रहा है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है वायरल डिजीज है, वायरस समझ रहे हो आप। एड्स किससे हो रहा है? तो HIV से हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वायरस लिख लो ना यहाँ पे, यहाँ पे वायरस लिख लो, सिंड्रोम मैंने लगा दिया है। क्लियर है ना। एक्चुअली एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है ना। और HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, सो इतना ही था हमें पढ़ना बेसिकली। तो यहाँ पे हमने आज अपना 10th क्लास का तीसरा चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, भी कंप्लीट किया। टोटल 12 लेक्चर में शायद, है ना। तो जो भी हो, इतना बिल्कुल ही डिटेल में हमने पढ़ा। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम इसके बाद, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसे भी बिल्कुल ही जैसे पैशन के साथ पढ़ रहे हो ना, वैसे ही पढ़ते चलना, क्योंकि उसके बाद ना 2 चैप्टर है नहीं काम का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो है अब एक और चैप्टर बचा है, उसी में अपना पूरा फोकस डालना है, बाकी के 2 चैप्टर तो निकल जाएंगे मजे मजे में। ठीक है ना। तो अभी एक चैप्टर और बचा है जिसमें हमें फोकस्ड रहना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, आई मीन टू से। क्लियर है ना। तो बस इतना ही पढ़ना है हमें, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। अब बाकी मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिलता है कभी तो इसका मैं MCQ करवा देता हूँ। बाकी अगर कुछ डॉट्स हो तो आप टेलीग्राम का डॉट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, नीचे से सेकंड वाला लिंक मिलेगा। क्लियर है ना। तो उसे आप ज्वाइन कर लो, और कुछ भी क्वेश्चंस हो ना, आप सीधे फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर दो उस ग्रुप में। ठीक है, मैं जब भी टाइम मिलेगा वहाँ आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज मिले, कल मिले, 2 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, लेकिन मिल जाएगा। क्लियर है ना। वहाँ पे आप कंफर्म हो जाओगे कि आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो बस इतनी सी बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते जाओगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, और अगर पहली बार आया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते चलोगे। चलो फिर ठीक है, बाय। इसे नोट कर लो आप।